अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कोडिग्नेटर 4 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 4 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस कोडिग्नेटर के वीडियो ट्यूटोरियल में हम एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कोडिग्नेटर 4 के अंदर एमवीसी जो डिज़ाइन पैटर्न है वो किस तरीके से काम करता है और इस डिज़ाइन पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरीके से अपनी वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग कोडिग्नेटर 4। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी ज़रूर करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कोडिग्नेटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे डिफरेंट काइंड के डिज़ाइन पैटर्न्स हैं जिनको हम फॉलो करते हुए अपनी एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं, स्पेसिफिकली यूजिंग एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें PHP वन ऑफ देम है। तो इन डिज़ाइन पैटर्न में जो सबसे कॉमनली यूज्ड डिज़ाइन पैटर्न है, जो मोस्ट ऑफ द फ्रेमवर्क्स जिनको हम MVC फ्रेमवर्क कहते हैं, उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं और उस डिज़ाइन पैटर्न का नाम भी MVC डिज़ाइन पैटर्न है। तो इन शॉर्ट MVC जो है उसका मतलब होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। बेसिकली हम अपनी जो वेब एप्लीकेशन होती है या जो भी वेब ऐप या वेबसाइट होती है उसको लॉजिकली 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें एक हिस्से को हम मॉडल कहते हैं, वो भी PHP की फाइल ही होती है। दूसरे को हम कंट्रोलर कहते हैं, वो भी PHP की फाइल होती है। और तीसरे को हम व्यू कहते हैं, वो भी आपकी PHP की फाइल ही होती है या कोई टेम्पलेटिंग इंजन होता है। तो इसको इसलिए हम इनको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं ताकि हम अपनी जो एप्लीकेशन की लॉजिक है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें और एक मखसूस पैटर्न को फॉलो करें, जिसकी मदद से जो दूसरे डेवलपर हैं जो आपका कोड रीड करना चाह रहे हैं उनको आसानी होगी उस कोड को समझने में कि ये क्या काम हो रहा है और कौन सा, हमें पता होगा कि कौन सा काम कहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन पर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है जो कि जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको नज़र आ रही होगी एप्लीकेशन। तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 बॉक्सेस ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये हमारे पास सपोज़ कीजिए 3 बॉक्सेस हैं और इनको मैं नाम दे देता हूँ MVC का। तो ये हमारे पास एक M है जिसको कहते हैं मॉडल है, ये हमारे पास V है और ये हमारे पास C है। सो मॉडल, व्यू और कंट्रोलर ये हमारे पास डिज़ाइन पैटर्न की लॉजिक है। अब जो यूज़र है, यूज़र जो भी है वो जब भी कम्युनिकेट करेगा वो कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेट करेगा। तो सपोज़ कीजिए हमारे पास यहाँ पर एक XYZ कोई भी एक यूज़र है। अब ये जो यूज़र है ये हमेशा आपके कंट्रोलर से ही कनेक्ट करेगा। इसको इन व्यू या मॉडल्स का आइडिया नहीं है। आपकी जितनी भी एप्लीकेशन की लॉजिक होगी वो आप इस कंट्रोलर के अंदर डेवलप करेंगे और डिसाइड करेंगे कि वेदर जो रिक्वेस्ट आई है उसको हमने मॉडल को रेफ़र करना है या हमने उसको डायरेक्ट व्यू को रेफ़र करना है। तो अगर तो आप मॉडल को रेफ़र करेंगे तो मॉडल क्या करेगा, उस पर प्रोसेस करके जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वापस कंट्रोलर को पास कर देगा और फिर वो कंट्रोलर अपनी एप्लीकेशन की लॉजिक के मुताबिक या किसी और मॉडल को कॉल करेगा या फिर वो व्यू को कॉल करेगा और देन व्यू में जो भी आपने लॉजिक अप्लाई की है वो आपके यूज़र को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ऑन द स्क्रीन। या जो भी ब्राउज़र को हम एज अ क्लाइंट यहाँ पर लेते हैं, तो ये एक किस्म का समझ लें कि ये हमारे पास एक यूज़र है जो कि एक ब्राउज़र है। तो ये है हमारे पास बेसिकली MVC का डिज़ाइन पैटर्न। तो जितनी भी MVC फ्रेमवर्क की एप्लीकेशंस हैं, जैसे जिसमें वन ऑफ दैम इज़ कोडिग्नेटर, और कोडिग्नेटर का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है कोडिग्नेटर 4। इससे पहले कोडिग्नेटर 3 भी MVC पैटर्न को फॉलो करता था और जो कोडिग्नेटर 4 है वो भी MVC पैटर्न को ही फॉलो करता है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो लॉजिक है MVC डिज़ाइन की, ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट की गई है इन द कोडिग्नेटर 4। तो ये जो पैराडाइम है या जो डायग्राम है ये अपने जहन में रखनी है कि यूज़र ने या क्लाइंट ने हमेशा कंट्रोलर से कम्युनिकेट करना है। कंट्रोलर ने आगे डिसाइड करना है, बेसिकली तो डिसाइड आप नहीं करना है जो प्रोग्रामिंग कर रहा है, लेकिन कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि मुझे मॉडल के पास जाना है या मुझे व्यू के पास जाना है। इवेंचुअली एट द एंड उसको व्यू के पास ही जाना होगा, क्योंकि व्यू ने ही
यूज़र को इन्फॉर्मेशन शो करनी है, एंड रिजल्ट जो है वो यूज़र को शो करना है। व्यू जो है वो कंट्रोलर को कॉल नहीं करता, बल्कि ये हमारे पास यूज़र को कॉल करता है। तो कंट्रोलर को हम एप्लीकेशन लॉजिक कह सकते हैं, इसके अंदर हम एप्लीकेशन लॉजिक लिखते हैं। मॉडल के अंदर हम डाटाबेस की लॉजिक लिखते हैं, मतलब आपकी जितनी भी डाटाबेस से रिलेटेड क्यूरीज होती हैं, फंक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे आप मॉडल के अंदर परफॉर्म करते हैं, और फिर वापस रिजल्ट उसका जिस फॉर्म में भी डाटा होता है, एरे की फॉर्म में या ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, वो कंट्रोलर को रिटर्न करते हैं। देन कंट्रोलर जो है व्यू को कॉल करता है, और ये हमारे पास होती है प्रेजेंटेशन लॉजिक। इसमें हम अपनी प्रेजेंटेशन लॉजिक लगाते हैं कि जो डाटा मॉडल से लेकर कंट्रोलर ने हमें व्यू में पास किया है, उस डाटा को हमने किस तरीके से यूज़र के सामने प्रेजेंट करना है, टेबल की फॉर्म में करना है, ULLI की फॉर्म में करना है, नोटिफिकेशन की फॉर्म में करना है, या ईमेल सेंडिंग, या जो भी आपने लॉजिक लगाई है प्रेजेंटेशन लॉजिक जो शो करने की, वो लॉजिक आप व्यू के अंदर इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो इस डिज़ाइन को जहन में रखिएगा। अब चलिए देखते हैं कि हमारा जो कोऑर्डिनेटर 4 है वो किस तरीके से इस डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करता है। तो अब मैं इस सबलिम टेक्स्ट में आ चुका हूँ, और यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन पर हमारा जो डायग्राम है वो ओपन है। तो यूज़र ने जब कांटेक्ट करना है कंट्रोलर से, तो हमारा जो कोऑर्डिनेटर 4 है उसका जो कंट्रोलर है जो आपने क्रिएट करना है, वो हमेशा ऐप के अंदर आई थिंक ये एप्लीकेशन को क्लोज़ करना पड़ेगा मुझे। यहाँ से क्लिक किया और वापस हम आएंगे। अब ठीक हो गया। तो ऐप के अंदर हमारे पास जो भी कंट्रोलर हमने क्रिएट करना है वो हमेशा कंट्रोलर के फोल्डर में क्रिएट करेंगे। तो अपनी एप्लीकेशन की लॉजिक हम यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर क्रिएट करेंगे। उसके बाद कंट्रोलर कॉल करेगा मॉडल को। तो मॉडल के लिए हमें कोऑर्डिनेटर 4 प्रोवाइड करता है मॉडल्स का फोल्डर। तो ऑटोमेटिकली जितने भी मॉडल्स होंगे वो हम इस मॉडल फोल्डर के अंदर ही क्रिएट करेंगे, ताकि कोई भी दूसरा यूज़र या डेवलपर जब इस कोड को देखे तो उसको समझ आ जाए कि कंट्रोलर के अंदर हमने कौन कौन से कंट्रोलर बनाए हैं, मॉडल्स के अंदर हमने कौन कौन से मॉडल बनाए हैं। उसके बाद इसमें व्यूज़ का फोल्डर होता है जिसके अंदर हम प्रेजेंटेशन करते हैं व्यूज़ की। तो अगर यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर मैं जब लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा CI4 app.test/home। जब मैंने ये लिखा CI4 app.test/home, तो ये एक पेज हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन पर ओपन हो चुका है। अब ये जो पेज ओपन हुआ है ये किस तरीके से ओपन हुआ है कि इसमें सबसे पहले कंट्रोलर को कॉल किया। जब हमने ये URL लिखी है तो इस URL में हमने ये जो चीज़ मेंशन की है ये हमने कंट्रोलर नेम मेंशन किया है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कोऑर्डिनेटर 4 जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो कन्फिग्रेशन MVC फ्रेमवर्क है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा कन्फिग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। हमने डायरेक्ट यहाँ पर कंट्रोलर का नेम लिखा जब, तो कंट्रोलर का नेम जैसे होम लिखा तो उसने कंट्रोलर के फोल्डर के अंदर आके home.php फाइल को फाइंड किया और इसके अंदर से होम वाली क्लास जो है उसको एग्जीक्यूट कर दिया ऑटोमेटिकली। और उसके बाद जब हमने यहाँ पर सिर्फ होम लिखा है तो ऑटोमेटिकली ये इंडेक्स फंक्शन को कॉल करता है। मतलब होम के अंदर या किसी भी कंट्रोलर के अंदर अगर आप सिर्फ उस कंट्रोलर का नाम URL में लिखेंगे तो वो जो है हमेशा इंडेक्स वाला मेथड फाइंड करने की कोशिश करेगा। तो जब उसको इंडेक्स वाला मेथड मिल गया तो उसने क्या किया, रिटर्न व्यू, यहाँ पर लिखा है रिटर्न व्यू वेलकम अंडरस्कोर मैसेज। तो ये जो व्यू फंक्शन है इसने इस इंडेक्स मेथड को बताया कि भाई जाओ और एक वेलकम मैसेज .php फाइल है उसको लोड करो, कहाँ से, व्यू से। तो जैसे कि हमें पता है कि व्यूज़ जो है हमेशा व्यू के फोल्डर में है तो वो व्यूज़ में आएगा और यहाँ पर हमें welcome.blade.php फाइल मिल जाएगी और ये इस फाइल को लोड करके, ये चूँकि प्रेजेंटेशन लेयर है तो ये प्रेजेंटेशन लेयर हमें यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो जाएगी। तो हमेशा हमने फॉलो क्या करना है कि जो भी यहाँ पर कंट्रोलर हमने ऐड करना है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ पेज, तो वो कह रहा है 404 पेज फाइल नॉट फाउंड। इसका मतलब है कि हमें एक कंट्रोलर क्रिएट करना होगा पेज के नाम से और फिर उस कंट्रोलर के अंदर सपोज मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ page.php। हमेशा जो क्लास नेम है आपने उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल रखना है और इसी तरीके से यहाँ पर हम लिखेंगे नेम स्पेस लिखेंगे और नेम स्पेस में हम लिखेंगे app/controllers और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे क्लास पेज एक्सटेंड्स कंट्रोलर। तो ये इस तरीके से हम जो है वो कंट्रोलर अपना क्रिएट कर लेंगे।
तो ये जो जिस तरीके से बेस कंट्रोलर हमने लिखना है यहाँ पर बेस कंट्रोलर। सो ये बेस कंट्रोलर यहाँ पर हमारा मौजूद है, तो इसको हमने कॉल कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर पब्लिक फंक्शन इंडेक्स लिखेंगे और इस इंडेक्स के अंदर हम जो भी लिखेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ वेलकम टू माय पेज, तो ये मैंने लिख के इसको जैसे ही सेव किया तो ये हमारे पास अब एक पेज का कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने जैसे बताया था कि जैसे ही हम पेज कंट्रोलर नेम लिखते हैं तो वो इंडेक्स फाइल को कॉल करता है। तो सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ फ़िलहाल। तो अब पेज कंट्रोलर तो मौजूद है लेकिन इंडेक्स मेथड मौजूद नहीं है। जब मैं इसको रन करता हूँ तो स्टिल वी आर गेटिंग द सेम एरर। सो इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स का मेथड लाजमी होना चाहिए। और उसके अंदर मैंने एक मैसेज को एको किया है सिर्फ। तो मैं जब इसको अब रीलोड करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर वेलकम टू माय पेज मैसेज आ गया। अब मैंने यहाँ पर कोई कॉल नहीं किया व्यू को। अगर मैं करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रिटर्न व्यू वेलकम अंडरस्कोर मैसेज। तो यहाँ पर .php मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली वेलकम अंडरस्कोर मैसेज .php फाइल को कॉल करेगा जो कि यहाँ पर मौजूद है व्यूज़ के फोल्डर के अंदर। तो मैं जब अब इसको रन करूँगा पेज को तो आप देखिए वही पेज ओपन हुआ जो हमारा होम पर ओपन हो रहा है। तो ये है हमारे पास। और इसके बाद चलिए एक और चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर पब्लिक फंक्शन अबाउट अगर मैं लिखता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ एको वेलकम टू अबाउट पेज, तो अब मैं अगर इस अबाउट पेज को रन करना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूँगा पेज/अबाउट। जब मैं ये लिख के रन करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये वेलकम टू अबाउट पेज हमें शो कर देगा। तो देखिए ज़ीरो कन्फिग्रेशन, हमें कोई कन्फिग्रेशन वगैरह चेंज नहीं करनी पड़ी। सिंपल हम कंट्रोलर क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर मेथड क्रिएट कर रहे हैं और उनको कॉल कर रहे हैं यूजिंग दिस पैटर्न। सबसे पहले हमें पेज, उसका कंट्रोलर नेम, फिर हमें उसका मेथड नेम, और उसके बाद अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1, तो देखिए ये 1 जो है ये अब एज अ पैरामीटर पास होगा। तो इस पैरामीटर को एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पर एक पैराम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, उसको बाय डिफ़ॉल्ट हम 1 दे देते हैं और यहाँ पर .param कर देते हैं जस्ट टू शो यू हाउ टू पास द डाटा। जस्ट आपको ये शो करने के लिए कि डाटा को पास किस तरीके से करते हैं। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 1 लिखा हुआ आ गया। अगर यहाँ पर मैं इमरान लिखता हूँ तो यहाँ पर इमरान लिखा हुआ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। सो इन कोड इग्नाइटर पहला जो होता है पैरामीटर वो पेज जो होता है कंट्रोलर होता है, दूसरा उसका मेथड होता है, और उसके बाद आपने जो भी पैरामीटर जितने भी पैरामीटर्स देने हो और वो पैरामीटर आप यहाँ पर क्रिएट करते जाएंगे और फिर उनको यहाँ पर पास करते जाएंगे। अगर मैं कोई पैरामीटर पास नहीं करता तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 1 होगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने पैराम के अंदर 1 लिखा हुआ है। अगर मैं इसके अंदर गेस्ट लिख देता हूँ तो ये इस गेस्ट को डिस्प्ले कर देगा। तो ये है हमारे पास MVC पैटर्न, और कोड इग्नाइटर इस तरीके से MVC पैटर्न को फॉलो करता है। अभी हमने सिर्फ कंट्रोलर और व्यू को देखा, अभी हमने मॉडल को डिस्कस नहीं किया क्योंकि मैंने लॉजिक में आपको बताया कि कंट्रोलर जो है वो डायरेक्टली व्यू से भी कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन आगे चल के हम मॉडल्स को भी डिस्कस करेंगे जब हम डाटाबेस से कनेक्टिविटी को सीखेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कोड इग्नाइटर 4 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने MVC डिज़ाइन पैटर्न को डिस्कस किया और ये भी देखा कि MVC डिज़ाइन पैटर्न किस तरीके से कोड इग्नाइटर 4 के अंदर काम करता है और किस तरीके से हम मॉडल, व्यू और कंट्रोलर्स को क्रिएट कर सकते हैं। अभी मॉडल्स को हमने डिस्कस नहीं किया लेकिन कंट्रोलर और व्यू को डिस्कस कर लिया है कैसे काम करता है। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम राउटिंग को कन्फिगर करेंगे कि राउटिंग क्या काम है और किस तरीके से हम कन्फिगर कर सकते हैं राउटिंग को, और राउटिंग को कब कन्फिगर करना चाहिए, कब उसे कन्फिगर नहीं करना चाहिए, ये हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो दोस्तों इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।